गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रत्योत्तर दर्पण दिसंबर महीना का आर्थिकी पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी अर्थव्यवस्था का जो करंट अफेयर था उसका दूसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 टॉपिक हम लोग डील करते हैं। इस तरह से आज दिसंबर का मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा, फिर है ना, फिर नए वर्ष में हम लोग नया मैगजीन का पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए, 2023-24 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2023 में भारत की विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े जारी हुआ। ठीक है ना। तो पहले देखिए, पहली छमाही का मतलब पहले समझा देते हैं हम लोग। पहली छमाही होता क्या है। पहली छमाही वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से 6 महीना गिनेंगे हम लोग। कहाँ तक आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 हुआ ना। तो पहला छमाही, फिर दूसरा छमाही क्या होगा? सितंबर तक तो हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल से तो यहाँ पर हम लोग गिनती गिन ही चुके थे, यानी दूसरा छमाही मार्च तक होगा। तो पहला छमाही का बात करेंगे 2023-24 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2023 में भारत का विदेशी व्यापार, अब दूसरा चीज का विदेशी व्यापार का आंकड़ा जारी किया गया। तो विदेशी व्यापार क्या होता है पहले समझ जाते हैं लोग। व्यापार होता क्या, देखिए, व्यापार दो तरीका का होता है। एक होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक देश के अंदर होगा, बाह्य मतलब देश के बाहर होगा। तो देश के बाहर भी दो तरीका होगा, एक होगा वस्तु का और एक होगा सेवा का, है ना। वस्तु का, सेवा का, है ना। आयात निर्यात, क्लियर। इसको जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वस्तु के बारे में बता रहा है। वस्तु का जो है ना, निर्यात में और आयात में कमी हुआ है, यानी कि बाह्य व्यापार, विदेशी व्यापार में वस्तु का जो व्यापार कर रहे हैं उसमें निर्यात में भी कमी आया है और आयात में भी कमी आया है। तो निर्यात में कितना कमी हुआ है पहले देख लेते हैं। निर्यात में मैगजीन में दिया है कितना, 8.77% की कमी है। कमी को हम नीचे से डिनोट कर रहे हैं ना। और आयात में कितना कमी हुआ है? आयात की कमी हुआ है आपका 12.23% का। ठीक है, यही आपका है। यानी कि कुल मिला के बात हुआ कि विदेशी व्यापार में, वस्तुगत व्यापार में, विदेशी व्यापार के अंतर्गत दो चीज होगा, सेवा का और वस्तु का होगा। तो वस्तु व्यापार में निर्यात में इतना % का कमी हुआ है और आयात में इतना % का कमी हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा, देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि 2022-23 के लिए दूसरा क्वेश्चन है, देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि, है ना। तो अभी आंकड़ा आया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, लिख दे रहे हैं सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है ना। इसको ठीक कर लें, कार्यान्वयन होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी किया है। क्या रिपोर्ट जारी किया है? कि महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुआ है। महिला श्रम बल भागीदारी, महिला श्रम बल भागीदारी में क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। ठीक है ना। वृद्धि कितना हुआ है? 4.2%। बस यही। सरकार जो विभिन्न योजनाएं ला रही है, कार्यक्रम ला रहा है, रोजगार से संबंधित अवसर का जो निर्माण कर रहा है महिलाओं के लिए, उससे महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि हुआ। ये वृद्धि कितना हुआ? 4.2% हुआ। ठीक है, बस इसमें ये याद रखिएगा।
इसको याद रखिएगा, इसका आंकड़ा ही कहीं मेंस वगैरह में आपको जिक्र करने में मिल जाए, है ना। महिला सशक्तिकरण टाइप अगर कोई ऐसे आ जाए या फिर कुछ और, तो उसमें इस आंकड़ा का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 2022-23 के लिए रेल कर्मियों के लिए 78 दिन का बोनस। 2022-23 में जो रेल कर्मी हैं उनको 78 दिन का बोनस दिया जा रहा है ना। बोनस लाभ होता है, इससे रेल कर्मी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि समझिए 78 दिन कहने का मतलब कितना हुआ, 2 महीना से ज़्यादा, 30-60, हाँ 2 महीना, 2.5 महीना, 2.5 महीना आपका फ्री में उसको सैलरी मिल जाता है बिना काम किए हुए। तो ये बोनस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ने 2022-23 में 1509 मिलियन टन का ढुलाई किया है, जो रिकॉर्ड स्तर का है, और वहीं 6.5 अरब लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया है, यानी कितना बड़ा काम किया है, जिससे रेलवे को मुनाफा भी हुआ। तो मुनाफा जब हुआ तो उस मुनाफा का शेयर उसके कर्मियों में भी बांटा जाता है। वही मुनाफा का जब शेयर कर्मियों में बांटा जाता है तो उसी को कहते हैं क्या, बोनस। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा कमा रहा है तो उसका हिस्सा एक आप भी लीजिए। 78 दिन का बोनस के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा उसमें से आरपीएफ और आरपीएसएफ नहीं रहेंगे, उसमें से केवल रेलवे का मेन कोर कर्मचारी रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बस यही है, इसमें अधिक से अधिक लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि रेलवे 2022-23 में ना, 22-23 में, तो इसमें रेलवे क्या किया है, 1509 मिलियन टन का ढुलाई किया है, और क्या किया है, 6.5 अरब लोगों का यात्रा करवाया या फिर उसको उसका गंतव्य तक पहुंचाया, है ना। तो इतना बड़ा काम किया है ये 2022-23 में, तो निश्चित तौर पर इसका कर्मियों का भागीदारी बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, चीनी निर्यात पर प्रतिबंध अवधि अक्टूबर 2023 के बाद भी बढ़ाई गई। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि अक्टूबर 2023 के बाद भी बढ़ाई गई। देखिए भारत में पहले ही चीनी की कमी है, यानी भारत को आंतरिक जो डिमांड है चीनी का वही पूरा ढंग से नहीं हो पा रहा है, और अगर चीनी को निर्यात करना शुरू कर दे तब तो कमी और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीनी का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चीनी के निर्यात पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रतिबंध कब से लागू हुआ, तो यह प्रतिबंध लागू था आपका 1 जून से अक्टूबर 2023 तक, 1 जून 2023 से अक्टूबर 2023 तक। लेकिन सरकार को लगता है कि अभी निर्यात को और ज़्यादा दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में अभी भी चीनी की ज़रूरत बना हुआ है, कमी बना हुआ है, तो उसको अक्टूबर महीना से और बढ़ाकर आगे कर दिया गया। यह फैसला लेता है कौन, तो यह फैसला लेता है डीजीएफटी यानी विदेश व्यापार निदेशालय, विदेश व्यापार निदेशालय। समझाते हैं आपको। विदेश व्यापार निदेशालय ठीक है ना, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीजीएफटी। ये फैसला लिया है। फैसला क्या लिया भाई तो फैसला लिया चीनी का निर्यात को, यानी चीनी अपना देश से बाहर देश में निर्यात नहीं करेंगे, अभी रोक के रखेंगे, क्योंकि अपना ही देश का खपत को पूरा करना है। तो निर्यात को रोक के रखना, निर्यात को रोकना है। ये फैसला कब लिया था, 1 जून 2023 से अक्टूबर 2023 तक लागू था, है ना। लेकिन अब तो अक्टूबर पार कर गया है, तो अक्टूबर महीना के बाद भी ये रोक लागू रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला क्या है कि भारत में 2023-24 में जीडीपी वृद्धि
6.3% ही रहने का पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन विश्व बैंक ने अक्टूबर में नहीं किया है। यानी वर्ल्ड बैंक जो भारत का जीडीपी के वृद्धि का पूर्वानुमान किया था वो अक्टूबर के लिए अभी भी वही है जो पहले किया था। समझिए बातों को। जैसे वर्ल्ड बैंक होता है, IMF होता है, ये सब क्या होता है, अलग अलग देशों का जो विकास दर रहेगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा, उसके बारे में वो लोग पूर्वानुमान करते रहता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया था? वर्ल्ड बैंक ने बताया था 6.3% रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि भारत का विकास दर कितना रहेगा, 6.3%। वो विकास दर को अभी भी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया है। अक्टूबर महीना में अभी भी वही रहने दिया है कि विकास दर 6.3% रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। नहीं तो ये लोग कभी कभी घटाते बढ़ाते भी रहता है समय के अनुसार। तो अभी 6.3% ही विकास दर रहेगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, 2023-24 में विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि के संबंध में IMF के नए पूर्वानुमान। तो IMF जो है ना 2023-24 के लिए अलग अलग देशों के लिए अलग अलग वृद्धि दर, यानी उसका जो ग्रोथ रेट होगा, उसका इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट रहेगा, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहेगा, उसके बारे में बताया है। तो इसमें से महत्वपूर्ण से अपना भारत का देख लेते हैं और चीन का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि और लोगों का भी बताया है, लेकिन हम लोग भारत और चीन का देख लेते हैं। देखिए, तो IMF के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 6.3%। वही वर्ल्ड बैंक वाला, जो वर्ल्ड बैंक बोला था उतने परसेंट IMF भी बताया है। ठीक है ना। और चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, तो चीन का है आपका 5.2%। ठीक है ना, ये आपका IMF का आंकड़ा है ये। ठीक है, 2023 के लिए आपका जीडीपी 6.3 और चीन का जीडीपी 5.2% का वृद्धि दर के साथ खड़ा है। ठीक है, ये तो है, और तो कुछ है नहीं। चलिए नोट देखते हैं। ये आंकड़ा 2023-24 के लिए है, 2023-24 के लिए ये आंकड़ा 2023-24 के लिए बताया गया। ठीक है, चलिए। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता अब 470 गीगावाट से अधिक है। देखिए, ये कुछ नहीं, इसमें बस बताया गया कि भारत का जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें बहुत ही वृद्धि हुआ है और लगभग वर्तमान में 417 गीगावाट तक पहुंच गया है। तो अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में नंबर 1 पर विद्युत उत्पादन में कौन आता है, USA आता है, अमेरिका आता है। अमेरिका नंबर 1 पर है। ठीक है ना, चीन नंबर 2 पर है, भारत नंबर 3 पर है। तो ये याद रखिए एटलीस्ट। और वृद्धि कितना हुआ, भारत का वृद्धि कितना हुआ है, या फिर उत्पादन क्षमता कितना है भारत का, उत्पादन क्षमता 417 गीगावाट। हो सकता प्रश्न पूछ दे कितना क्षमता है, तो याद रखिएगा भारत का बिजली उत्पादन क्षमता 417 गीगावाट है। वर्ल्ड में नंबर कितना है, तीसरा है। और 417 गीगावाट में सबसे अधिक किसका हिस्सेदारी है, तो जीवाश्म ईंधन का। ठीक है ना, जीवाश्म से सबसे अधिक अभी भी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बस यही तो था। इस तरह से हम लोग सारा का सारा जितना भी टॉपिक था उसको हम लोग डील कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। पढ़ने के बाद अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे तो पानी के जैसा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप समझ जाइएगा। क्योंकि मैगजीन में देखिएगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ढंग से लिखा गया है, देख के डर लग जाता है बहुत सारे नए स्टूडेंट को, इसको कैसे पढ़ना शुरू करें। बस एक बार वीडियो देख लीजिए, बात को समझ जाइए, है ना, आराम से पढ़िए, सारा बात आपको समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।